बेसन रिजर्व्स वेलिंगटन में जी ग्रीन पिच नज़र आ रही है जी, और उसके ऊपर टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और उसके बाद उन्होंने कराई बैटिंग इंग्लैंड को जी कि हम इनको ज़रा जल्दी से आउट कर लेंगे, टेस्टिंग कंडीशंस हैं, उनके पास बॉलर्स भी ठीक है उन कंडीशंस के लिए, और इनफैक्ट उन्होंने 3 आउट कर भी लिए, 21 रन पे 3 विकेटें गिरी। लेकिन उसके बाद शो शुरू हुआ जी हैरी ब्रुक का, जो कि आप कह सकते हैं जी कि जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर इसी तरह उन्होंने जारी रखा तो डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स में उनका नाम आना शुरू हो जाएगा। आई मीन फ्यूचर में जाके वो बन सकते हैं, क्योंकि वो रन्स भी कर रहे हैं, लंबे रन्स कर रहे हैं, सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं, और जो उनका स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं कि किसी भी बॉलर को वो लिफ्ट कोई नहीं करा रहे हैं, स्कोर बोर्ड भी नहीं देखते कि टीम अंडर प्रेशर है, 1-2 विकेटें गिरी हुई हैं या यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। वो आते हैं अपनी, उनको पता है कि टीम की रिक्वायरमेंट बेसिक एक ही है कि रन्स करना है, और वो रन्स करने उनको आते हैं, चाहे वो उठा के मारते हैं, चाहे वो लॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं, शॉटें उनके पास सारी मौजूद हैं। हालांकि जो रूट ने भी सेंचुरी की हुई है, लेकिन जो 184 पे भी खेल रहे हैं हैरी ब्रुक, आई थिंक वो ओवर शेडो बिल्कुल कर दी उन्होंने इनिंग्स को जो रूट की। तो हैरी ब्रुक की अगर हम बात करते हैं जी, तो ऑब्वियसली नए हैं, अभी इतने ज़्यादा मैचेस उनके हुए नहीं है, शायद 6 टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उन्हें अपना होता है ना एक मार्क अपना जो होता है ना वो कर लिया जी आके जी, और अपनी एक जो अनाउंसमेंट थी, ह्यूज अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी जी कि टेस्ट क्रिकेट में जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान में भी खेल के गए और उसके बाद अब न्यूजीलैंड में भी जैसे वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक आगे चल के बड़ा नाम बनाने वाले हैं। और अभी तो सिर्फ उनके कुछ मैचेस हुए हैं, आगे चल के और खेलेंगे, और यही परफॉर्मेंस उनकी रही तो वो मॉडर्न ग्रेट की जब हम जो बात करते हैं डेफिनेटली उसमें नाम उनका आना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं जी कि उनकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली एक तो है कि वो अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, उनके पास शॉट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन साथ फास्ट बॉलर्स को तो अच्छा खेलते ही हैं। तो जो मेन उनकी स्ट्रेंथ हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं और मैच को बिल्कुल ही एक तरफ लेके चले जाते हैं। ऑब्वियसली अगर हम उनको देखते हैं उनकी परसेंटेज जो है, जो वो अटैकिंग उनकी शॉट्स जो हैं, आई थिंक कि वो हर 6 बॉलों में से 3 बॉलों के ऊपर वो अटैक करते हैं, तो अबाउट 50% है उनके अटैकिंग शॉट्स होते हैं। लेकिन उसमें जो उनका सक्सेस रेट है वो ज़बरदस्त है और अभी तक उनको उसमें कामयाबी भी मिल रही है। आई थिंक स्टीवन स्मिथ का जो परसेंटेज है वो उनसे भी आगे हैं और इसके अंदर भी उनको सक्सेस मिल रही है। उनकी एवरेज अगर हम देखते हैं तो वो भी आपको बहुत हाई नज़र आ रही है, और आज के इनिंग्स के बाद तो न सिर्फ उनकी एवरेज आपको 100 के नज़दीक जाती हुई नज़र आएगी, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी जो कि इससे पहले 96 का था वो भी 100 पे जाता हुआ नज़र आएगा आपको। अब देखते हैं जी कि इस तरह के मतलब हाई स्ट्राइक रेट वाले जो बैट्समैन थे, कुछ मॉडर्न क्रिकेट में अभी नज़र आए हमें, कुछ हमें रिसेंट पास में नज़र आए, कुछ हमें पास में भी नज़र आए। तो उसमें अगर हम देखते हैं जी कि कोई ऐसे बैट्समैन, तो सबसे पहले जो मेरे जहन में नाम आता है जी ऑब्वियसली वो वीरेंद्र सहवाग थे, कि जिस तरीके से वो लंबे रन्स भी करते तो हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते थे। मतलब चौके वाला बॉल, आधा बॉल भी चौके वाला होता था तो वो उसको चौका मारने वो जाते ही जाते थे, और उनका स्ट्राइक रेट 82 के अराउंड था, विच इज़ वेरी गुड फॉर रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के लिए। और उनकी भी क्वालिटी ये थी कि वो बड़े बड़े 100, 200, 300 भी कर जाते थे वो इसी के अंदर, तो उनकी क्वालिटी ये उनके अंदर मौजूद थी। इसके अलावा जिनके साथ मैं ख़ुद भी खेला हूँ अगेंस्ट उनके, वो एडम गिलक्रिस्ट थे, कि डाउन दी ऑर्डर वो बैटिंग करते थे और वो आके भी कमाल की वो पिटाई करते थे, खूब फैंटी वो लगाते थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम के अंदर खेलते थे कि अमूमन यही होता था कि ऊपर से मार मार के बॉलों को थकाया होता था बैट्समैन ऑलरेडी, और जब 6, 7वें नंबर पे आते थे गिलक्रिस्ट तो वो आके जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ही आपको लटा देते थे, जिस तरह की बैटिंग वो करते थे। और उनका भी स्ट्राइक रेट अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 82 का ही हमें नज़र आता है। इसके अलावा जी और उस लिस्ट पे अगर हम नज़र डालते हैं जी कि जो थोड़े मैचेस भी खेले हों, मतलब ये नहीं कि आप कोई 2 मैचेस या 3 इनिंग्स खेला हुआ है तो उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की जाए, तो मतलब जो जिसने 500,000 रन तो कम अज़ कम किए हों ना उसमें, तो एक नाम जो और उसमें नज़र आ रहा है जी कि ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का, उसमें हम देखते हैं कि उनका भी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 87 का था। लेकिन 80 जो स्ट्राइक रेट के साथ साथ अगर हम एवरेजेस की बात भी करते हैं, क्योंकि पहले जो बैट्समैन होंगे जिनकी मैं बात की है मैंने, कि उसमें अगर हम देखते हैं जी कि सहवाग की अगर उनका स्ट्राइक रेट 82 से ऊपर का है तो उनकी जो एवरेज थी वो भी 49 से ऊपर की थी। इसी तरह गिलक्रिस्ट का भी हम देखते हैं तो उनकी भी ऑलमोस्ट 48 की एवरेज थी। तो अफरीदी का स्ट्राइक रेट रेड बॉल वाला था, लेकिन साथ में उनकी एवरेज भी वाइट बॉल वाली थी, बट 36 की उनकी एवरेज थी, लेकिन उन्हें भी चंद ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, स्पेशली एक इंडिया के अंदर भी उसमें। उसके अलावा जी इस लिस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं जी कि कौन से ऐसे बैट्समैन हैं, डेविड वार्नर हैं, कि उनका भी स्ट्राइक रेट
लिस्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें तो वो नज़र आते हैं जी कि 71 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन कंपेयर करते हैं कि जो उनसे ऊपर थे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको डिफरेंस नज़र आता है। इसी तरह इसके अंदर ये ऋषभ पंत भी नज़र आते हैं, उनका भी वो 73.64 उनका स्ट्राइक रेट है और साथ में उनकी हेल्दी एवरेज भी आपको नज़र आती है। बाकी आई थिंक कि उनका डेटा इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगर हम वो डेटा कहीं पे होगा, कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है, लेकिन ख्याल भी यही है कि जिस स्ट्राइक रेट से विवियन रिचर्ड भी खेलते थे तो आई थिंक उनका भी स्ट्राइक रेट अराउंड 85 तो होगा, क्योंकि वो उस दौर के अंदर बहुत तबाही वाली क्रिकेट वो खेलते थे। तो अब इस लिस्ट पे अगर और कोई ऐसा बैट्समैन जिसने कोई रन्स भी ज़्यादा किए हुए हों तो उसमें अगर हम देखते हैं, एक तो पंत की बात हो गई है, उसके अलावा कॉलिन डी ग्रैंडहोम है न्यूजीलैंड के, ओबियसली उनकी भी अच्छी एवरेज भी ठीक है उनकी, एक कंसिडरिंग के वो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं और साथ में 80 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है। तो अब वापस आते हैं जी बेन डकेट की तरफ के, जिस बेन डकेट का नाम इसलिए आगे की लिस्ट में मौजूद है। बेन डकेट भी अर्ली डेज है उनके लिए भी, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट 87 से ऊपर का और 41 की एवरेज उनकी चल रही है। तो बात वापस आते हैं हैरी ब्रुक के ऊपर कि हैरी ब्रुक जिस तरह की बैटिंग कर रहा है कि कंपोज बैट्समैन भी आपको वो नज़र आता है। एक होता है ना कि कुछ बैट्समैन जो खेल रहे होते हैं आपको लगता है यार ये खेल तो रहे लेकिन कोई पता नहीं आउट हो जाए, कि हिटें तो मार रहे हैं, वो बॉल टाइम भी अच्छा करें, लेकिन आपको होता है वो एक होता है ना कि लगा रहता है आपको यार ये किसी टाइम आउट ना हो जाए। लेकिन हैरी ब्रुक को हमने देखा जी कि वो सॉर्ट ऑफ प्लीजिंग ऑन आइज, मतलब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार ये आउट नहीं होगा, रन्स भी करेगा। इसमें क्या चीज़ उसको बैक करती है उसको उसकी टेक्निक है जी, उसकी सॉलिड टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन उसकी बहुत अच्छी है, नोज इज एरिया, सामने कब खेलना है, उसके बाद विकेट कब खेलना है। तो आई थिंक जिस तरीके से उसका स्टार्ट हुआ है, स्टिल क्वाइट यंग, तो आगे चल के आई थिंक ये बड़ा नाम कमा सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में रन्स कर गए हैं, अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड में रन्स कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं और कंडीशन जब कंडीशंस में थोड़ी टेस्टिंग कंडीशन में जाएंगे, डिफरेंट की टर्निंग पिचेस होंगी, स्पेशली इंडिया या अगर हम बात करते हैं जी इवन बांग्लादेश इसमें आता है, श्रीलंका आ जाता है, तो वहाँ पे भी देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। लेकिन कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है मुझे कम से कम कि ये जिसको कहते हैं ना कि आगे चल के ये बहुत एक बड़ा प्लेयर बनेगा, और आज तक से मुझे लग रहा है कि वाइट बॉल में भी इसी तरह ये इमर्ज करते जाएंगे। तो टेस्ट मैच तो डोमिनेट कर रहा है, पहला दिन किया है जी आज। अगर हम देखते हैं इंग्लैंड की टीम को तो ऑब्वियसली अभी टोटल के अंदर अभी बहुत बैटिंग उनकी पीछे बाकी भी है, तो ऐड वो करेंगे और एक बड़ा स्कोर बनेगा। और उसके बाद नज़र आ रहा है जी कि स्ट्रगल करेगी यहाँ पे न्यूजीलैंड की बैटिंग, क्योंकि इस पिच के ऊपर जहाँ पे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की बॉलिंग की है, तो ऑब्वियसली उस पिच के अंदर मौजूद हैं चीज़ें स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। और फास्ट बॉलिंग की जब हम कंपैरिजन करेंगे ये दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप के अंदर कौन कौन सी बलाएँ मौजूद हैं, तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम